जब भी हम खतरे के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में कोई बहुत ही स्पष्ट और भौतिक सी तस्वीर उभरती है। हाँ बिल्कुल, जैसे कोई जंगली जानवर हो या कोई तेज रफ्तार गाड़ी। सही कहा। या फिर कोई भयंकर तूफान। मतलब खतरा एक ऐसी चीज लगती है जिससे बाहर देखा जा सकता है, जिससे बचा जा सकता है, और जिसके खिलाफ हम कोई बचाव या हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। एकदम सही। लेकिन क्या हो अगर दुनिया का सबसे बड़ा खतरा वो है जिसे हम सबसे शांत, सबसे सुरक्षित और सबसे पवित्र गतिविधि मानते हैं? मतलब आप ध्यान की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। द डीप डाइव की इस चर्चा में आज हम ओशो के दर्शन के जरिए इसी बात की गहराई में उतरने वाले हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है सुनने में, है ना? तो आज की इस गहन चर्चा का हमारा मिशन यही है, ये समझना कि आखिर इंसान का मन हमेशा इतने तनाव में क्यों रहता है, हम अपनी जिंदगी को आधे अधूरे तरीके से क्यों जीते हैं, और सबसे जरूरी बात कि कैसे किसी भी अनुभव में पूरी तरह डूब जाना, मतलब समग्र होना, हमारे भीतर की सोई हुई शक्तियों को जगा सकता है। बिल्कुल सही। तो चलिए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं और इस दार्शनिक विचार को डिकोड करते हैं, जहां ध्यान को शांति का नहीं बल्कि खतरे का द्वार बताया गया है। ये विचार वाकई हमारी जो आम समझ है उसको पूरी तरह से पलट कर रख देता है। मतलब हमने तो हमेशा यही सुना है कि ध्यान करो तो शांति मिलेगी। हाँ, सदियों से हमें यही सिखाया गया है कि ध्यान तनाव दूर करने का साधन है, एक तरह की रिलैक्सेशन तकनीक है। तो फिर ये खतरा कैसे हो गया? यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि ओशो ध्यान को एक मनोवैज्ञानिक सर्जरी की तरह देख रहे हैं। अच्छा, सर्जरी। हाँ, वे समझाते हैं कि ध्यान सबसे बड़ा खतरा इसलिए है क्योंकि ये सबसे गहरे जीवन, जो हमारा मूल स्वभाव है, उसकी उपलब्धि का रास्ता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि गहरा जीवन खतरा कैसे हो सकता है? मतलब जीवन का गहरा होना तो अच्छी बात है ना? असल में ये खतरा उस उथले, सुरक्षित और व्यवस्थित जीवन के लिए है जिसे हम रोज जीने के आदी हो चुके हैं। ओह, मतलब हमारा वो रोजमर्रा का जो एक सेट रूटीन वाला जीवन। एकदम सही। जब कोई इंसान उस गहराई में प्रवेश करता है ना, तो उसका वो पुराना आधा अधूरा और सतह पर तैरने वाला जो जीवन है वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। मुझे लगता है कि ये बात सीधे तौर पर हमारे कंफर्ट जोन पर चोट करती है। हाँ, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं चाहते। हम सभी कैसी जिंदगी जीते हैं जहां सब कुछ थोड़ा थोड़ा होता है, मतलब थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा प्यार। बिल्कुल, हम कभी भी किसी भी चीज में पूरी तरह नहीं डूबते, है ना? एक तरह से देखा जाए तो ये अधूरापन ही हमारी सबसे बड़ी ढाल बन गई। हम खुद को बचाकर रखना चाहते हैं, और यही इस पूरी समस्या की सबसे गहरी जड़ है। ये अधूरापन हमारी एक मनोवैज्ञानिक संरचना बन चुका है, मतलब हमारी आदत बन चुकी है, जो मूल्यांकन करता है, जो डरता है, जो बस देखता रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। बिल्कुल, वो खुद को बचा कर रखना चाहता है, और स्रोत के अनुसार यही हमारी सबसे बड़ी बाधा है। तो अगर हम चीजों को पूरा करना सीख लें तो क्या होगा? अगर इंसान किसी भी चीज को पूरा करना सीख ले तो जीवन में कोई बाधा बचेगी ही नहीं। लेकिन हमारी मूल समस्या यही है कि हम हर चीज को आधा छोड़ देते हैं। ये तो वैसा ही है जैसे कोई बहुत ही दिलचस्प किताब पढ़ना शुरू करना, लेकिन उसे आधी पढ़कर ही हमेशा के लिए छोड़ देना। हाँ, या कोई बेहतरीन फिल्म देखना और क्लाइमैक्स से ठीक पहले उठकर हॉल से बाहर चले जाना। अरे वो तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है। उस स्थिति में आपको कभी भी पूर्णता का संतोष नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं मिलता। वो अधूरी कहानी दिमाग में कहीं न कहीं हमेशा के लिए अटक जाती है और एक मानसिक बोझ बन जाती है। हाँ, एक अनसुलझी पहेली की तरह। लेकिन मैं यह सोच रहा था कि आखिर हमारी इस आधेपन की आदत की शुरुआत कहाँ से होती है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मतलब क्या हम इसलिए आधे रहते हैं क्योंकि पूरा झोंक देने में हमें नुकसान या टूटने का डर लगता है? ये एक बहुत ही शानदार परिकल्पना है। मनोविज्ञान में भी इसे इसी तरह समझा जाता है। हम इंसान हमेशा एक सुरक्षा जाल या सेफ्टी नेट चाहते हैं। हाँ, ताकि गिरे तो कोई बचाने वाला हो। बिल्कुल, हम पूरी तरह से इसलिए नहीं कूदते क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम गिरे तो वापस कैसे आएंगे, और यही हमारी स्प्लिट पर्सनालिटी यानी खंडित व्यक्तित्व का निर्माण करता है। स्प्लिट पर्सनालिटी मतलब कोई गंभीर क्लिनिकल बीमारी? नहीं, यहाँ खंडित व्यक्तित्व का मतलब कोई गंभीर बीमारी नहीं है, बल्कि ये हम सब की एक सामान्य और रोजमर्रा की स्थिति है। अच्छा, तो ये हम सबके अंदर चल रहा है? हाँ, हमारा मन हमेशा दो हिस्सों में बटा रहता है। हम एक ही समय में सुरक्षा भी चाहते हैं और रोमांच भी। मतलब हम शांति की भी तलाश करते हैं। हाँ, और हमें लगातार कुछ करते रहने की उत्तेजना भी चाहिए। एकदम सही।
और ये जो गहरा अंतर्विरोध है ना, हाँ। यही हमें किसी भी एक अनुभव में पूरा होने से रोकता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है। अगर ये अधूरापन सिर्फ किताबों, फिल्मों या हमारे काम तक सीमित होता तो शायद इतनी बड़ी समस्या नहीं होती। हाँ, तब तो हम काम चला लेते। लेकिन ये दर्शन आगे जाकर ये दावा करता है कि हम जो सबसे गहरे मानवीय अनुभव से गुजरते हैं, मतलब कि प्रेम, उसे भी हम आधा ही करते हैं। और यहीं पर ये वैचारिक ढांचा हमारे रोजमर्रा के रिश्तों की बहुत ही कड़वी और छिपी हुई सच्चाई को उजागर कर देता है। कड़वी सच्चाई? हाँ, जब हम कहते हैं कि हम किसी से प्रेम करते हैं तो समाज और साहित्य हमें ये मानने पर मजबूर करते हैं कि ये एक संपूर्ण 100% शुद्ध भावना है। हाँ, कि प्यार तो पूरा ही होता है। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। हमारा प्रेम भी आधा है, क्योंकि उस प्रेम में हमारा पूरा अस्तित्व शामिल नहीं होता। मतलब हम उसमें भी खुद को बचाते हैं। बिल्कुल, हमारा एक हिस्सा उस प्रेम में समर्पण करना चाहता है, लेकिन दूसरा हिस्सा लगातार अपनी स्वतंत्रता छिन जाने के डर से घबराता रहता है। और शायद इसीलिए इसके आगे स्रोत में जो बात कही गई है वो सच में झकझोर देने वाली है। आप उस घृणा वाले हिस्से की बात कर रहे हैं ना? हाँ, ये दर्शन कहता है कि हम जिसे प्रेम करते हैं उसी से घृणा भी करते हैं। जिसके लिए हम जीते हैं, मन के किसी अंधेरे कोने में हम उसे मार डालना भी चाहते हैं। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। मुझे तो यहाँ थोड़ा पुशबैक देना होगा। मतलब जिसे हम प्रेम करते हैं उसे मार डालना चाहना, ये सुनने में बहुत चरम लगता है, एकदम एक्सट्रीम। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। क्या ये वास्तव में हमारी भावनाओं की तीव्रता का कोई रूप है, या ये सिर्फ हमारे अंदर चल रहे भयंकर अंतर्विरोध को दर्शाने का एक तरीका है? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है और ये सुनने में एक्सट्रीम जरूर लगता है, लेकिन अगर हम मानव मनोविज्ञान की गहराइयों में जाएं तो ये बहुत यथार्थवादी है। अच्छा, कैसे? जब यहाँ मार डालने की बात आती है तो उसका मतलब कोई हिंसक अपराध करना या असल में मारना नहीं है। तो फिर क्या मतलब है इसका? असल में ये हमारे अहंकार यानी ईगो के संघर्ष की बात है। जब कोई इंसान किसी से प्रेम करता है तो वो उस व्यक्ति पर भावनात्मक रूप से निर्भर हो जाता है। हाँ, डिपेंडेंट हो जाता है। और इंसान का अहंकार किसी पर भी निर्भर होना बिल्कुल पसंद नहीं करता। अहंकार हमेशा नियंत्रण चाहता है, कंट्रोल चाहता है। मतलब हमारे भीतर का एक हिस्सा प्रेम के जरिए दूसरे व्यक्ति में विलीन होना चाहता है। बिल्कुल। लेकिन अहंकार वाला हिस्सा उस निर्भरता से नफरत करता है, क्योंकि उसे अपनी सत्ता या अपनी पहचान खोने का डर सताता है। एकदम सही पकड़ा आपने। यही वो स्प्लिट है। एक ही समय में दो विरोधी भावनाएं काम कर रही होती हैं। मन आधा आधा बटा हुआ है और जो विपरीत आधार हिस्सा है वो हमेशा उल्टी दिशा में जोर लगाता है। हाँ, अगर इंसान किसी के बहुत करीब जाना चाहता है तो उसके भीतर का एक हिस्सा तुरंत उसे पीछे खींचने लगता है कि कहीं मैं अपनी पहचान ना खो दूं। अरे वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। इसलिए जिसे हम प्रेम करते हैं उसी से हम घृणा भी करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति हमारी कमजोरी बन गया है। मतलब हम उस व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके ऊपर अपनी उस निर्भरता को, उस कमजोरी को मार डालना चाहते हैं। बिल्कुल, हम बस आजाद होना चाहते हैं उस निर्भरता से। ये तो ऐसा है जैसे हमारे अंदर दो अलग अलग लोग रह रहे हों जो कभी कभी एक बात पर सहमत ही नहीं होते। हाँ, और दोनों लगातार झगड़ रहे हैं। एक लगातार पूरब जाना चाहता है और दूसरा पश्चिम। और इस आंतरिक संघर्ष को समझाने के लिए स्रोत में जो रूपक इस्तेमाल किया गया है वो मुझे बहुत ही सटीक लगा। आप पैरों वाले रूपक की बात कर रहे हैं? हाँ, पैरों का रूपक। ये इस पूरी जटिल मनोवैज्ञानिक अवधारणा को विजुअलाइज करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। मुझे भी यही लगा। शरीर और मन के काम करने के तरीके में जो बुनियादी फर्क है वो इस मेटाफर से एकदम स्पष्ट हो जाता है। तो इस विचार के अनुसार हमारे शरीर में बायां और दायां पैर होते हैं। हाँ। जब इंसान चलता है तो भले ही वे दोनों अलग अलग पैर हैं, लेकिन वे हमेशा एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं। उनमें एक गजब का तालमेल होता है। एक पैर उठता है तो दूसरा जमीन पर टिककर उसे सहारा देता है। बिल्कुल, लेकिन हमारे मन के बाएं और दाएं पैर हमेशा एक दूसरे से उल्टी दिशा में चलते हैं। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़ें तो सोचिए कि हमारा भौतिक शरीर कितना समझदार और समग्र है। हाँ, शरीर में कोई स्प्लिट नहीं है। शरीर जानता है कि अगर बायां पैर उत्तर की तरफ जाना चाहता है और दायां पैर दक्षिण की तरफ, तो शरीर 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिल पाएगा। वो तो वहीं गिर पड़ेगा या टूट जाएगा। बिल्कुल, शरीर में समग्रता है, एक तरह की टोटलिटी है, लेकिन हमारे मन ने ये कला पूरी तरह से खो दी है। मन के पैर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। हाँ,
मन का एक पैर अगर ध्यान और शांति की तरफ बढ़ना चाहता है तो दूसरा पैर उसी वक्त संसार, धन और महत्वाकांक्षा की तरफ भागना शुरू कर देता है। ये एनालॉजी मुझे आज की जो ये भागदौड़ भरी जिंदगी है ना, उसके एक बहुत ही रोजमर्रा के अनुभव की याद दिलाती है। अच्छा, कौन सा अनुभव? ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी कार को चलाते समय एक ही पल में एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों को पूरी ताकत से दबा देना। अरे वाह, ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक तुलना है। जरा सोचिए, उस स्थिति में उस कार के इंजन का क्या हाल होगा? शोर बहुत होगा, कार का इंजन बुरी तरह से गर्म हो जाएगा, टायरों से धुआं निकलने लगेगा और पेट्रोल भी पूरी तेजी से जलेगा। बिल्कुल, बाहर से देखने वाले को लगेगा कि कार के अंदर कोई बहुत बड़ी गतिविधि हो रही है, लेकिन असलियत में कार 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। ऊर्जा पैदा तो हो रही है, लेकिन वो जा कहाँ रही है? वही तो, वो सारी की सारी ऊर्जा सिर्फ घर्षण, शोर और खुद को ही नष्ट करने में बर्बाद हो रही है। और यही आज के आधुनिक इंसान की एकदम सटीक मानसिक स्थिति है। हमारी सारी मानसिक थकावट, हमारी एंजाइटी, हमारा सारा तनाव, हाँ, ये सब इसी वजह से है कि हम हर जगह आधे हैं। हम अपनी जिंदगी की कार में लगातार एक्सीलरेटर भी दबा रहे हैं और ब्रेक भी। ऊर्जा जल रही है, इंसान थक कर चूर हो रहा है, बर्नआउट का शिकार हो रहा है, लेकिन जीवन में कोई वास्तविक गति नहीं हो रही है। हम बस भीतर ही भीतर घर्षण पैदा कर रहे हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हम इस भयंकर अशांति से, कार के इंजन वाली इस दम घोटू स्थिति से बाहर कैसे आएं? बाहर आने का रास्ता तो है। क्योंकि अगर हम हर जगह आधे हैं, हमारे मन के पैर हमेशा उल्टे चल रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इस चक्रव्यूह में हमेशा के लिए फंस गए? नहीं, हम फंसे नहीं हैं। इसी सवाल का एक बहुत ही अप्रत्याशित और गहरा जवाब ओशो के दर्शन में मिलता है। क्या जवाब है वो? और वो जवाब समग्रता यानी टोटैलिटी के सिद्धांत में छिपा है। मतलब पूर्ण होना। हाँ, ये विचार कहता है कि हमारे आधे आधे होने की आदत इतनी गहरी हो चुकी है कि हम जीवन में न तो किसी के पूरे मित्र बन पाते हैं और न ही पूरे शत्रु। हम दोनों जगह बस बीच में लटके रहते हैं, एक तरह के ग्रे एरिया में जीते हैं। बिल्कुल। ये बात हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत साफ दिखाई देती है। हम किसी से दोस्ती भी करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ शर्तें, कुछ न कुछ संदेह या स्वार्थ बचा ही रहता है। हाँ, हम हमेशा एक दरवाजा खुला रखते हैं भागने के लिए। सही कहा। और अगर हम किसी से दुश्मनी भी करते हैं तो उसे पूरी तरह निभाने की हिम्मत या स्पष्टता हमारे अंदर नहीं होती। कहीं ना कहीं सामाजिक दबाव या डर हमें आधा ही रखता है। लेकिन इसके बाद जो दावा किया गया है वो सच में हमारी स्थापित नैतिक समझ को पूरी तरह से पलट देता है। आप शत्रु वाले विचार की बात कर रहे हैं? हाँ, ये विचार कहता है कि आधा मित्र होने की तुलना में पूरा शत्रु होना ज्यादा आनंददायी है। ये सुनकर कई लोग चौंक सकते हैं। मैं खुद हैरान हूं, सच कहूं तो। पूरा दुश्मन होना आधे दोस्त होने से बेहतर कैसे हो सकता है? आनंद जैसी पॉजिटिव चीज शत्रुता जैसी नेगेटिव भावना में कैसे मिल सकती है? इस बिंदु को बहुत सावधानी से समझना जरूरी है। यहाँ शत्रुता या हिंसा को बढ़ावा बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है। ये दुश्मनी या नफरत फैलाने की कोई वकालत नहीं है। असल में यहाँ भावनाओं की क्वालिटी के बजाय अनुभव की समग्रता के मनोविज्ञान को समझाया जा रहा है। अच्छा, मतलब भावना क्या है, उससे ज्यादा हम उसमें कितने डूबे हैं ये मायने रखता है। बिल्कुल। जब इंसान किसी का पूरा शत्रु होता है तो उस खास पल के लिए उसके भीतर का जो द्वंद्व है, जो स्प्लिट है, वो खत्म हो जाता है। उसका पूरा अस्तित्व एक हो जाता है। हाँ, उसकी पूरी ऊर्जा एक ही दिशा में केंद्रित हो जाती है। मतलब कार से ब्रेक पूरी तरह से हट गया है और अब सिर्फ एक्सेलरेटर दबा है, भले ही वो कार किसी भी दिशा में जा रही हो। हाँ, उसमें घर्षण खत्म हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण बन गया। एकदम सटीक। आधी अधूरी सकारात्मकता से बेहतर है पूरी तरह से जी गई नकारात्मकता, कम से कम ऊर्जा और मानसिक शांति के स्तर पर। क्योंकि जब इंसान आधा मित्र होता है तो वो लगातार संदेह, डर और गणनाओं में उलझा रहता है। क्या ये इंसान मेरे काम आएगा? क्या ये मुझे धोखा देगा? ये मानसिक शोर लगातार चलता रहता है। ऊर्जा बढ़ जाती है। हाँ, लेकिन जब इंसान पूरा शत्रु होता है तो एक अजीब सी स्पष्टता आ जाती है। मन एक हो जाता है, सारे संदेह मिट जाते हैं। मतलब ये दर्शन स्पष्ट रूप से समझाता है कि किसी भी भाव में पूरा होना ही आनंद लाता है। बिल्कुल। वो आनंद दुश्मनी के कृत्य से नहीं आ रहा है, बल्कि वो आनंद भीतर के उस पूर्णता के एहसास से आ रहा है जहां कोई भीतरी लड़ाई नहीं बची है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है।
इसका मतलब ये हुआ कि हम जो काम कर रहे हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम उस काम में कितने मौजूद हैं। हाँ, क्वालिटी ऑफ इमोशन से ज्यादा क्वांटिटी ऑफ इन्वॉल्वमेंट मायने रख रही है। अगर इंसान पूरी तरह से किसी चीज में उतर गया है, चाहे वो घर की सफाई हो, पेंटिंग करना हो या किसी से नाराज होना हो, तो वो पूर्णता ही एक अजीब सी शांति दे देगी, क्योंकि मन के अंदर जो दो हिस्सों की लड़ाई थी वो बंद हो गई है। और यही हमें इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम निष्कर्ष की ओर ले जाता है। सोई हुई शक्तियों का जागरण। हाँ, पूर्णता आखिर इतनी जादुई क्यों है और इसका हमारे व्यक्तित्व पर क्या असर पड़ता है? ये वैचारिक ढांचा बताता है कि जब व्यक्तित्व पूरा का पूरा किसी भी काम में उतरता है तो व्यक्तित्व में बिखरे और सोए हुए सारी शक्तियां एक साथ जुड़ जाती हैं और एक दिशा में बहने लगती हैं। बिल्कुल। हम अक्सर अपनी जिंदगी में शिकायत करते हैं कि हमारे पास ऊर्जा की कमी है, हम जल्दी थक जाते हैं। हाँ, हमें लगता है कि हमें बाहर से मोटिवेशन या कैफीन की जरूरत है। लेकिन इस नजरिए के अनुसार इंसान के पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, असल समस्या ऊर्जा का बिखराव है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि हम अपनी ऊर्जा को दुनिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं या खुद अपने ही खिलाफ। खुद से ही लड़ रहे हैं हम। यह दर्शन साफ कहता है कि जब व्यक्तित्व बट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, तब हम बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि आपस में भीतर ही लड़ते रहते हैं। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन या समाज से नहीं है, हमारी लड़ाई खुद हमारे ही मन से है। हमारा बायां पैर दाएं पैर से लड़ रहा है, हमारा आधा मन बाकी के आधे मन को हराने में लगा है। ये सच में एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। मतलब जब इंसान खुद से ही लड़ रहा हो तो जीत किसकी होगी? किसी की नहीं, सिर्फ ऊर्जा का नुकसान होता है और हम टूटते हैं। लेकिन जब इंसान समग्र होता है, जब वो किसी एक काम में, एक पल में या एक रिश्ते में पूरी तरह उतर जाता है, तो वो भीतरी लड़ाई शून्य हो जाती है। और सोचिए, जो ऊर्जा इतने सालों से उस आंतरिक युद्ध में बर्बाद हो रही थी, वो अचानक मुक्त हो जाती है। वही हमारी सोई हुई शक्तियां हैं जो जाग जाती हैं, जिसकी बात हमने चर्चा की शुरुआत में की थी। बिल्कुल, वो गहरा जीवन कोई रहस्यमयी जगह नहीं है जहां हमें यात्रा करके जाना है, बल्कि वो सिर्फ हमारे अपने ही मन की वो अवस्था है जहां कोई बिखराव नहीं है, जहां इंसान टुकड़ों में नहीं जी रहा है। और ध्यान को एक खतरा इसलिए कहा गया था क्योंकि जब इंसान ध्यान में बैठता है तो वो अपने भटकाव को बाहरी दुनिया में नहीं उलझा सकता। उसे अपनी उस भीतरी लड़ाई का सामना करना पड़ता है। हाँ, ध्यान उस आधे अधूरे इंसान से पूरा होने की मांग करता है। यानी ध्यान हमारे उस उथले और सुरक्षित जीवन के लिए एक सीधा खतरा बन जाता है, क्योंकि वो हमारी पुरानी आदतों की सर्जरी कर देता है। ये सब आपस में कितनी खूबसूरती से जुड़ गया है। सच में ये पूरा विचार हमें अपने ही जीवन को देखने का एक बिल्कुल नया और पारदर्शी चश्मा देता है। ये हमें ये देखने पर मजबूर करता है कि हम कहाँ-कहाँ अपनी ऊर्जा को यूं ही घर्षण पैदा करने में बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा के धागों को एक साथ समेटें, तो हमने ये गहराई से समझा कि कैसे हमारा अपना अधूरापन ही हमारे तनाव का सबसे बड़ा और असली कारण है। हाँ, हम प्रेम जैसे शुद्ध अनुभव में भी आधे हैं, हम समर्पण से डरते हैं, और इसी वजह से हमारे भीतर घृणा भी जन्म लेती है। हमारे मन के बाएं और दाएं पैर हमेशा विपरीत दिशाओं में भाग रहे हैं, जो हमें कभी शांत नहीं बैठने देते। और सबसे बड़ी बात, हमने ये समझा कि कैसे किसी भी काम में, यहां तक कि अगर इंसान शत्रुता में भी समग्र हो जाए, तो वो पूर्णता हमारी सोई हुई ऊर्जा को जगा देती है। क्योंकि पूर्णता का सीधा सा अर्थ है खुद से लड़ना बंद कर देना। ये एक ऐसा दर्शन है जो इंसान को खुद के प्रति क्रूरता की हद तक ईमानदार होना सिखाता है। ये हमें बताता है कि आधे अधूरेपन का जीवन असल में कोई जीवन नहीं है, वो सिर्फ जन्म से लेकर मृत्यु तक खिंचा हुआ एक लंबा तनाव है। और अब वक्त है कि हम इस विचार को सिर्फ एक बौद्धिक सिद्धांत या किताब की बात ना रहने दें। हमें इसे अपने जीवन में उतारना होगा। ये एक ऐसी बात है जो रातों की नींद उड़ा सकती है, बशर्ते हम इसे अपने जीवन पर लागू करके देखें। हाँ, हमें खुद से सवाल पूछने चाहिए। हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से हिस्से हैं जहां हम आधे अधूरे हैं। हम कहाँ अपनी जिंदगी की कार में एक्सेलरेटर और ब्रेक एक साथ दबा रहे हैं। वो कौन सा रिश्ता है, कौन सा करियर का फैसला है जहां हमारा मन दो हिस्सों में बटा हुआ है और बस धुआं और थकावट पैदा कर रहा है। इस आत्मनिरीक्षण को शुरू करना ही उस गहराई में उतरने का पहला कदम है। बिल्कुल।
और इसी से जुड़ा एक आखिरी विचार मैं आज यहाँ छोड़ना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। आज हमने मन के उन पैरों की बात की जो हमेशा उल्टी दिशा में चलते हैं। हमने उस आंतरिक तनाव, उस घर्षण और बिखराव को गहराई से समझा। जी। लेकिन एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए कल्पना करें कि जिस सेकंड इंसान के मन के दोनों पैर, जो अब तक विपरीत दिशा में चल रहे थे, जो शायद जन्मों से एक दूसरे से लड़ रहे थे, वे अचानक एक ही दिशा में चलना शुरू कर दें। ये तो एक बहुत ही... तो उस एक सेकंड में कैसा महसूस होगा? क्या वो असीम शांति और सन्नाटे का पल होगा, या वो ऊर्जा का इतना बड़ा विस्फोट होगा जिसे संभालना भी इंसान के लिए मुश्किल हो जाए? ये वाकई में एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल है। असीम शांति और ऊर्जा का भयंकर विस्फोट, शायद जब समग्रता आती है तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाते हैं। इस पर जरूर विचार करें। द डीप डाइव की इस गहन और रोमांचक चर्चा में हमारे साथ गहराई तक उतरने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक नए विचार और एक नई गहराई के साथ।